तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने बाबू अपना मॉडल सेट दिया है। उस मॉडल सेट में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। 70 में हमने 35 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब फिर बचे हुए 35 क्वेश्चन को अभी तुरंत कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो भाई ये मॉडल सेट का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तुरंत कंप्लीट होगा। बट उसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि भाई हम बाबू हमने एक क्रैश कोर्स का कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स बहुत आदमी जानते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। भाई जो बच्चे नहीं जानते हैं वो क्या करिए, जो आदमी जानते हैं बाबू वो क्या कीजिए कि आप अपने दोस्तों को बताइए, सब किसी को बताइए, जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको बताइए। ठीक है, अब हमने एक क्रैश कोर्स का एक कोर्स लॉन्च किया है। उस क्रैश कोर्स वाले कोर्स में बाबू लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को इसमें वीडियो लेक्चर के रूप में प्रोवाइड किया गया है। इस साल बाबू 2021 में 2021 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बाबू जितना भी क्वेश्चन बन रहा है लॉन्ग में, शॉर्ट में और ऑब्जेक्टिव में, सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे क्रैश कोर्स वाले वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर आप क्रैश कोर्स का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मात्र वो क्रैश कोर्स का कोर्स पड़ेगा भाई 500 में। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों से कहिए कि भाई ये जो वीडियो हम बनाते हैं बड़ा मेहनत से बनाते हैं। इस वीडियो को बाबू आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों से कहिए, दोस्तों से कहिए कि हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें। और भाई जिन्हें क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, हम तो कहेंगे कि सच्चाई तो यही है कि क्रैश कोर्स की ज़रूरत सभी किसी को है। बट आप ना लें लें इस पर तो हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। भाई क्रैश कोर्स में आपको लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे के पूरे दिए जाएंगे। और साथ साथ भाई इस क्रैश कोर्स में हम इसी इतने कम फी में 5 साल का 5 साल का वो प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कराएंगे। 5 साल पहले, 5 साल तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं पहले के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, उसमें लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव जितने हैं। फिर इसी बाबू क्रैश कोर्स वाले वीडियो में हम आपको 5 एक्स्ट्रा मॉडल सेट भी सॉल्व कराएंगे। मॉडल सेट में जितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये सारे सॉल्व कराएंगे बाबू। और इसी क्रैश कोर्स में आपको हर चैप्टर का हर चैप्टर का बाबू शॉर्ट रिवीजन वीडियो मिलेगा। शॉर्ट रिवीजन वीडियो मिल जाएगा हर चैप्टर का। ठीक है, हर चैप्टर में कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सारा वीडियो आपको इसी क्रैश कोर्स के कोर्स में दिया जा रहा है, वो भी मात्र 500 में। ठीक है भाई, तो 500 में बहुत बढ़िया कोर्स है, इस कोर्स को आप ले सकते हैं। तो चलो भाई, ये तो समझे हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपना 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन 36 देखिए। अल्फा कण होता है। और वो अल्फा कण क्या है? वैसे हम पहले से ही जानते हैं अल्फा कण क्या है। वास्तव में हीलियम प्लस प्लस, यानी हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या है बाबू? हीलियम का नाभिक, यानी हीलियम प्लस प्लस। हीलियम प्लस प्लस क्या होता है? हीलियम, अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु संख्या बाबू 2 होता है। अगर हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो हीलियम के नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं बाबू। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो हीलियम के नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। एक को निकालेंगे तो हीलियम प्लस, और दोनों को निकाल देंगे तो हीलियम प्लस प्लस। और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? हीलियम का नाभिक है ना बचेगा जी। और जब हीलियम का नाभिक बचता है उसी को बाबू कहते हैं अल्फा कण। तो अल्फा कण क्या है? अल्फा कण हीलियम प्लस प्लस होता है, यानी हीलियम का नाभिक। डैट मीन्स योर राइट ऑप्शन इज सी। चलो भाई 36 हो गया। 37, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रेसी एंटीना, यानी बाबू यहाँ पे ट्रांसमिशन एंटीना जो सिग्नल को छोड़ रहा है। प्रेसी एंटीना का परास डी, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई एच। बाबू एंटीना का रेंज है डी, एंटीना की ऊंचाई एच है, और पृथ्वी की त्रिज्या आर है। तो कौन सा रिलेशन सही है? तो रिलेशन सही होता बाबू रेंज डी, जहाँ तक
किसी टावर से निकला हुआ सिग्नल जहां अधिकतम दूरी तक जाता है, ये बाबू टावर है। इस टावर से जो सिग्नल निकलेगा, ये सिग्नल अधिकतम जितनी दूरी तक पृथ्वी पर जाएगा उसको कहते हैं सिग्नल का रेंज। और सिग्नल का रेंज डी का सूत्र होता है डी बराबर √2r/h। तो यही सही है। तो बाबू कह रहा है कि अगर एंटीना का रेंज डी है, एंटीना का रेंज मतलब एंटीना से सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा तक डी दूरी तक जाए, एंटीना का रेंज है डी, बाबू टीवी टावर की ऊंचाई एच है और पृथ्वी की त्रिज्या आर है, तो कौन सा सही है? तो डी बराबर रेंज डी बराबर होता है √2r/h, यही रिलेशन सही होता है, राइट ऑप्शन बी। ठीक है। अब देखिए भाई, हम लोग 37 के बाद से 38 देखेंगे। देख सकते हैं भाई, कह रहा है 38 क्वेश्चन, मूल अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट में, मूल अवस्था मतलब पहली कक्षा में, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है? बाबू हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, हाइड्रोजन के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन का मूल अवस्था में टोटल एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट ऑप्शन डी। यानी वही कह रहा था वो, मूल अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा नहीं कहनी चाहिए, हाइड्रोजन के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निगेटिव होता है, याद रखिएगा। निगेटिव एनर्जी मतलब बाबू इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण क्षेत्र में गति कर रहा है, इसीलिए एनर्जी निगेटिव है। 39 देखिए बाबू, 39 कहता है जब अपद्रव्य को, अपद्रव्य मतलब इम्प्यूरिटी, बाबू जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में यानी शुद्ध अर्धचालक में मादित किया जाता है यानी डोपिंग किया जाता है, जब इम्प्योरिटी को, अशुद्धि को, जब अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता बाबू क्या होती है? बढ़ती है। तुम जानते हो शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, बाबू शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत ही कम होती है, शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। और अगर इस शुद्ध अर्धचालक में हम अशुद्धि का परमाणु कुछ डाल दें यानी हम डोपिंग कर दें तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब अपद्रव्य को यानी अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक में मिलाया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाती है? बाबू अशुद्धि मिलाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, राइट ऑप्शन ए। देखेंगे भाई, कहता है कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। बाबू नॉर गेट किससे बनता है? नॉर बना है नॉट प्लस और से, नॉट प्लस और से, और मतलब होता है y बराबर ए प्लस बी, प्लस कभी भी मत कहिएगा, y बराबर ए और बी, y बराबर ए और बी है और उसका नॉट कर दो, नॉट मतलब हैंगन ऊपर लगा दीजिए, तो y बराबर हो गया ए और बी नहीं, ए नॉर बी, ए नॉर बी। तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक बाबू याद रखना होगा, y बराबर ए और बी, y बराबर ए और बी है तो ये और गेट हो गया, और y बराबर ए और बी का बार हो गया, बार मतलब नॉर गेट। बाबू ये गुणा दिया है तो ये एंड गेट है, एंड के ऊपर नॉट एंड कर दिए तो नैंड है, लेकिन कह रहा था नॉर, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। बाबू नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? y बराबर ए और बी होगा कि ए और बी का बार, ए और बी का बार, ए और बी था और ए और बी का बार कर दिए, बार मतलब नॉट, तो ए और बी का बार मतलब नॉर, ए नॉर बी हो गया। ठीक, राइट ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा आपका? सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बाबू कहता है 41 क्वेश्चन, अर्ध तरंग दृष्टकारी में 50 हर्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा निर्गम आवृत्ति है? बाबू आंसर होगा 50 हर्ज। क्यों? अर्ध तरंग दृष्टकारी, अर्ध तरंग दृष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है बाबू? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर बाबू एक ऐसा यंत्र है जो
एसी के पूरे एक चक्कर में, एसी के पूरे एक चक्कर में बस आधे चक्कर को ही, ध्यान देंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर बाबू क्या है, वैसा रेक्टिफायर जो एसी के पूरे एक चक्कर में, पूरे इस एक चक्कर में बस आधे चक्कर को ही डीसी में बदले। इधर हमको जो आउटपुट मिले ये आधा ही चक्कर मिले, फिर बाबू ये वाला नहीं मिले और नीचे वाला नहीं मिले और फिर आधा चक्कर मिले, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ज के निवेश आवृत्ति, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ज है, 50 हर्ज की निवेश आवृत्ति है, इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज। ठीक है, के लिए कौन निर्गम आवृत्ति, तो इधर कितना फ्रीक्वेंसी मिलेगा बाबू, हाफ वेव रेक्टिफायर है, 50 हर्ज का फ्रीक्वेंसी इधर से दे रहे हैं, तो इधर कितना मिलेगा भाई, 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें बाबू एक चक्कर, ये एक चक्कर ये हुआ, फिर 2 चक्कर, 3 चक्कर, एक चक्कर में ये आधा ही चक्कर नहीं हो रहा है, तो आधा चक्कर तो इधर एक चक्कर का आधा हिस्सा तो मिल ही जा रहा है, फिर अगले वाले चक्कर का फिर से आधा हिस्सा मिल जा रहा है। अगर इसमें 50 चक्कर, 50 ऐसे ऐसे साइकिल होंगे, तो ऐसे ऐसे हमको यहाँ पे भी तो 50 ही मिलेंगे, तो इसीलिए निर्गम फ्रीक्वेंसी भी, निर्गम आवृत्ति भी बाबू 50 हर्ज ही होगी, क्योंकि हर फुल साइकिल के लिए आधा साइकिल तो मिल ही जा रहा है, हर साइकिल के लिए, इधर 50 गो साइकिल है, इधर 50 गो साइकिल है, तो इधर 50 गो फुल साइकिल है, तो इधर भी 50 गो हाफ साइकिल मिल ही जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके भाई, अब देखिए 42 नंबर, बाबू 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर, इतना का दाशमिक संख्या क्या होगा। बाबू क्या है, 11110, ये है बाइनरी, 1111, 4 गो 10, ये बाइनरी, इसको डेसिमल बदलना है। बाबू पहला अंक क्या है, 1 लिख दो, 1 गुणे 2 का पावर कितना, 1 2 3 4 5, 5 गो होंगे ना, तो 4 लिख दो बस, समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5, 5 गो अंक है, तो बस 2 के पावर 4, पहला अंक 1 था, तो 1 गुणे 2 का पावर कितना, अंक जितना है ना, 5 गो अंक है, तो बस 2 के पावर 4, प्लस दूसरा अंक 1 गुणे 2 के पावर 3, प्लस तीसरा अंक 1 गुणे 2 के पावर 2, प्लस चौथा अंक 1 गुणे 2 के पावर 1, प्लस 0 गुणे 2 के पावर 0, 2 के पावर 4 कितना होगा वो 16, प्लस 2 के पावर 3 8, प्लस 2 के पावर 2 4, प्लस 2, प्लस बाबू ये 0 इंटू समथिंग 0, 16 8 24 4, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, बाबू ये 30 हो जाएगा, और 30 डेसिमल नंबर में होगा, तो 30 इस तरह लिख देंगे, ये हो गया 30, ये बाइनरी था तो 2 बेस था, डेसिमल था तो 10 हो जाएगा। बहुत अच्छा बाबू, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, राइट ऑप्शन भी हो गया। 43 देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बाबू ई बराबर -106 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, इसमें भी पूछना है, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है आगे के पेज में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -106 गुणे 10 कर 16 कूलाम गलत है, 10 कर 17 कूलाम गलत है, तो बाबू -106 गुणे 10 कर 19 कूलाम। ठीक, बहुत अच्छा। अब भाई देखिए, 43 हो गया था, अब 44, बाबू 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एप्साइलन जीरो के बराबर है बाबू, यानी एप्साइलन जीरो का मान क्या होता है आपको पता है, एप्साइलन जीरो का बाबू मान होता है 885 गुणे 10 के -12, 885 गुणे 10 के -12 कूलाम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 885 गुणे 10 के -12, राइट ऑप्शन सी। बाबू देखिए 45, द्विध्रुव आघूर्ण यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कौन सा सही है। बाबू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे छोटा मात्रक होता है डिबाई, याद है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे छोटा मात्रक होता है डिबाई, और जान लो बाबू, वैसे बता दें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर, और एक कूलाम मीटर और 3 गुणे 10 के पावर 29
डिबाई होता है। 1 कूलाम मीटर और 3 गुणे 10 का 29 डिबाई, तो केवल एक डिबाई क्या हो जाएगा, एक डिबाई बराबर 1/3 × 10 - 29 कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन किधर है, यहाँ है। एक डिवाइज होता है 1/3 × 10 - 29 कूलाम मीटर। ठीक है, ये कूलाम मीटर कोई लिख दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर थोड़ा होगा। राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन है जी, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालें। बाबू हमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है बाबू। इसमें इसकी भी धारिता सी है, ठीक है, यही यहाँ पे दिया है सी, इसका भी सी है, इसका भी सी है ना जी, सी सी सी। अच्छा थोड़ा सा अगर ध्यान दो, क्वेश्चन यही है बाबू कि ए और बी के बीच, इस ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालने बाबू, इसका भी सी, यानी इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी। लेकिन ध्यान दो, इस संधारित्र के बारे में विशेष बात हो रही है कि इस संधारित्र का दोनों प्लेट, इसका बाबू ये और ये दोनों प्लेट जो है, यहाँ से देखो तो एक तांबे के तार से जुड़ा है, एक तांबे के तार से जुड़ा है, तो इस पर कोई आवेश इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा, इस पर कोई आवेश इकट्ठा नहीं होगा, जिसके कारण ये अनइफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि इस संधारित्र का दोनों प्लेट बाबू एक साथ जुड़ा था, एक ही साथ जुड़ा था, तो ये अनइफेक्टिव हो गया, इसको हटा दो। अब तुम्हारा फिगर छोटा हो गया, ये भी सी और बाबू ये भी सी, और तब हो गया बी, बीच वाला हट गया, ये भी सी सी। और सी सी अगर सीरीज में है, सी और सी सीरीज में है, तो 1/c सीरीज बराबर, सीरीज में उल्टा करके जोड़ते हैं मालूम है ना, 1/c सीरीज, सीरीज में तुल्य धारिता 1/c सीरीज बराबर 1/c1, तो C1 भी सी है, प्लस 1/c2, C2 भी सी है, तो 1/c प्लस 1/c 2/c, उल्टा कर दोगे इसको तो C सीरीज बराबर C/2। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी C/2। ठीक है, अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, C/2 राइट ऑप्शन ए था ना जी, चलो दिख ही रहा है। बाबू कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, कौन सा सही संबंध है। 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर, ये सही है। और 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर, क्यों, 10 के पावर 3 तो 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 हो गया, और मिली, मिली मतलब वही होता है 10 के पावर -3, और एम्पियर तो एम्पियर, ये कट जाएगा, यानी बचेगा फिर से बाबू एम्पियर, एम्पियर मतलब 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। राइट ऑप्शन इज ए। बाबू 48 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। बाबू धारा घनत्व जे, धारा घनत्व जे बराबर होता है धारा बटा क्षेत्रफल जे बराबर I/A। ठीक है, तो धारा घनत्व जे बराबर होता है बाबू I/A, तो यही संबंध सही है, ए ऑप्शन सही होगा। भाई 49 नंबर देखो, कितना आसान क्वेश्चन दिया है इस बार। कह रहा है प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध है सही है। बाबू प्रतिरोध फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A, रेसिस्टेंस फॉर्मूला R बराबर ρL/A होता है, यही प्रतिरोध फॉर्मूला है। तो प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध सही सही है, R बराबर ρL/A, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए भाई 50 नंबर क्वेश्चन, कहता है भाई चित्र में I का मान क्या होगा, ये I कितना करंट I बहेगा ये निकालना है। भाऊ इस जंक्शन पे देखो तो इधर से कितनी धारा आ रही है, आ रही है 20 एम्पियर, इधर से कितनी आ रही है 10 एम्पियर, 20 और 10 मिला के 30 इस जंक्शन पर, और इधर से कितनी आ रही है 30 और 10 40। बाबू इधर से जो धारा आ रही है वो 20 एम्पियर, इधर से आ रही है 10 एम्पियर, और इधर से आ रही है 10 एम्पियर, 20 10 30 10 40, और 40 इस जंक्शन पर आएगी, टोटल आइए रही है, तो 40 आएगी तो 40 जाएगी भी, तो कितना इधर निकलेगी 40 एम्पियर। राइट ऑप्शन सी, क्योंकि जंक्शन पर जितनी धारा आती है उतनी जाती है, तो आने वाली 20 10 30 और 10 40, तो जाने वाली भी 40। राइट ऑप्शन सी। बाबू 51 नंबर, विभवमापी से कौन सा चीज नापा जाता है। बाबू विभवमापी से सेल का ईएमएफ, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ मापा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विभवमापी से प्रतिरोध धारा नहीं नापते हैं, विभवमापी से सेल का ईएमएफ मापा जाता है। ठीक, अब देखिए भाई क्वेश्चन कह रहे हैं जी कि 52 नंबर,
52 क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है बाबू 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा को बाबू 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा को लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलो 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। और बाबू 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू 1 घंटा में 3600 सेकेंड। और बाबू ये करोगे इतना और इतना तो 3.6, ये दशमलव यहाँ ले आओगे अगर 3.6 गुणे 10 कर रही 3 और 3 मिला के 6, 10 के पावर 6 वाट सेकंड। और वाट सेकंड को कहते हैं जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 कर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 कर 6 जूल, राइट ऑप्शन सी। तो बाबू 52 का हो गया बी सी। ये तो हुआ। अब 53, 1 टेस्ला होता है। देखिए आगे, 1 टेस्ला। बाबू टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। और टेस्ला, 1 टेस्ला कितना होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। किस तरह जानते हो बाबू? 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जानते हैं क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स फाइबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बाई ए। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स जिसका मात्रक वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर। और बाबू वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ला। तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये थोड़ी होगा, ऊपरवा देखो यार, पर यहाँ पे दिया है ना बट्टा, इसमें गुणा दिया है ना। चलिए, राइट ऑप्शन बी होगा। बाबू देखो ना, कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है। चुंबकीय फ्लक्स फाइबर होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई। तो फाई बराबर बी डॉट ए, राइट ऑप्शन ए। भाई देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश, प्रकाश का वेग क्या होता है? सी बराबर होता है 1/√μ0 ये है मैक्सवेल का फॉर्मूला। प्रकाश के वेग के लिए मैक्सवेल साहब का फॉर्मूला। तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? सी बराबर प्रकाश का वेग या विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग सी बराबर 1/√μ0 यही है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। जहाँ μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 का बाबू अपना मान होता है 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर आ सकता है। ये एप्साइलन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान 1/36 पाई गुणे 10 के पावर -9 फैराड पर मीटर होता है। एप्साइलन 0 का मात्रक कई बार पूछा है फैराड पर मीटर। μ0 का मात्रक पूछा है हेनरी पर मीटर। तो बाबू विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है सी बराबर 1/√μ0 एप्साइलन 0, राइट ऑप्शन बी। ओके बाबू, फोटोन की ऊर्जा होती है, ये भी पूछना है, ई बराबर एच न्यू। किसी फोटोन की एनर्जी ई उसके फ्रीक्वेंसी न्यू के समानुपाती होती है। तो ई समानुपाती न्यू, तो ई बराबर एच न्यू। ठीक है, एच बाई न्यू गलत है, न्यू बाई एच गलत है, एच बाई लैम्डा नहीं, एच सी बाई लैम्डा हो जाता तब सही होता, तो ये गलत है। ठीक है भाई, 56 नंबर हो गया। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। बाबू देखो 57 कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 कर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 106 गुणे 10 कर -19 जूल। याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 106 गुणे 10 कर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करें, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था u बराबर 0 से 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर दें, यहाँ और यहाँ के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से यहाँ तक जाते जाते जो एनर्जी मिल जाएगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाबू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 106 गुणे 10 कर -19 जूल।
अब देखिए कहता है 58 बाबू निम्नलिखित में कौन सा सही है। बाइनरी वाला क्वेश्चन है, यही तो देख करके लग रहा है कि 1117 होता है, हमको मालूम है। ये कौन सा सही है? तो बाबू 111 मतलब ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में बदलना है। बोलो तो 111 ये बाइनरी है, डेसिमल में बदलेंगे। पहला अंक क्या है? 1 गुणे, तो 1 लिख दिए 1, और गुणे 2 का पावर कितना? अंक 3 गो है, 1 2 3, 3 गो अंक है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, प्लस दूसर का अंक 1 गुणे 2 के पावर 1, प्लस तीसर का अंक 1 गुणे 2 के पावर 0। तो 2 के पावर 2 कितना होता है? 4, प्लस 2 के पावर 1 2, प्लस 2 के पावर 0 1, 4 2 6 1 7 ना जी। तो ये डेसिमल का हो गया 7, तो 111 होगा बाबू 7, राइट ऑप्शन ए। अब देखिए द्विआधारी योग के लिए कौन सा सही नहीं है? बाबू बाइनरी का जोड़ पढ़े हो ना, बाइनरी का जोड़ कौन सा सही नहीं है? 0 प्लस 0 सही है, 0 0 0 0 होता है बाबू, 0 और 1 1 होता है, ठीक है। 1 और 0 1 ही होता है, ये भी ठीक है। 0 0 0 0 1 1 और 1 0 1, लेकिन बाबू 1 और 1 बाइनरी में जोड़ोगे ना 1 0 होता है, तो ये गलत है। कौन सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है, डी नंबर ही हमारा आंसर होगा। कौन सही नहीं है? सही नहीं है तो यही ना सही नहीं है ये, ठीक है। 59 नंबर हो गया भाई। अब देखिए 60 नंबर। भाई 60 नंबर आपको कहता है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऊंचाई मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला, स्टेप अप मतलब जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा दे, स्टेप अप। और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटाता है वो स्टेप डाउन होता है। तो चलो, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में N1 और N2 फेरे हों तो क्या सही होगा? बाबू ट्रांसफार्मर में जानते हो क्या होता है? नरम लोहे का एक क्रोड होता है, ये नरम लोहे का आयताकार क्रोड होता है। ट्रांसफार्मर में नरम लोहे का ये क्रोड है, और बाबू ट्रांसफार्मर के नरम लोहे के इस क्रोड पर जानते हो एक तरफ प्राइमरी कॉइल लपेटते हैं, ये प्राइमरी कॉइल जिसमें हम वोल्टेज डालते हैं, इनपुट करते हैं वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज रखते हैं। बाबू इसमें फेरे कम है, एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो, कम फेरा है। अगर तुमको इधर इधर का वोल्टेज कम है, अगर तुमको इधर वोल्टेज बढ़ा के ले आना है ना, ढेर कर देना है, ढेर ढेर यानी इस कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बदलना है, तो ये ट्रांसफार्मर बाबू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इधर इनपुट दोगे, इधर इनपुट दोगे और इधर से आउटपुट निकालोगे। तुमको इस ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बढ़ाना है बाबू, वोल्टेज बढ़ाना है तो जानते हो क्या करो? उस बगल उस बगल कॉइल में फेरों की संख्या बहुत बढ़ा दो, इसमें बहुत ज़्यादा फेरे दे दोगे ना, ज़्यादा लपेटन दे दोगे ना, तो इधर आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल, ये होता है प्राइमरी कॉइल, ये होता है सेकेंडरी कॉइल। अगर सेकेंडरी कॉइल में बाबू फेरों की संख्या बढ़ा दो तो सेकेंडरी वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो वो किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ऊंचाई मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला हो बाबू, वोल्टेज बढ़ाना है तो इधर फेरों की संख्या बढ़ा दो, इधर कम फेरे रखो, लेकिन वोल्टेज बढ़ाना है तो इधर फेरों की संख्या क्या करो? बढ़ा दो। तो इधर फेरों की संख्या N1 है, इधर N2 है, तो बाबू वोल्टेज बढ़ाना है तो N2 बड़ा होना चाहिए और N1 छोटा होना चाहिए, तो N2 इज ग्रेटर देन N1। दूसरे वाले कॉइल में बाबू फेरे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दूसरे वाले कॉइल में वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अच्छी बात है। अब देखिए भाई 61 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यानी हाइड्रोजन वर्णपट की कौन सी सीरीज दृश्य भाग में पड़ती है? बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणियां पाई जाती है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड और हम्फ्री सीरीज ना जी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाबू 6 सीरीज होती है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड और हम्फ्री सीरीज। तो लाइमन सीरीज तो पराबैंगनी में पड़ती है, और यही बामर जो होती है बाबू दृश्य में पड़ती है। तो हाइड्रोजन वर्णपट्ट की कौन सी सीरीज दृश्य भाग में पड़ती है? तो लाइमन नहीं, बामर। तो बामर बाबू, ये कई बार पूछा है क्वेश्चन, बामर सीरीज दृश्य क्षेत्र में पड़ती है।
राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? ए। देखो भाई 62 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति वो पावर पी बराबर क्या होता है? पावर पी, फोकस दूरी अगर मीटर में है, फोकस दूरी पी मीटर में है, तो पावर पी बराबर 1/f डाईऑप्टर। तो 1/f, फोकस दूरी f कितनी है बाबू? 1 मीटर, तो 1/1 मतलब 1 डाईऑप्टर। ठीक है, पावर हो गया 1 डाईऑप्टर। क्वेश्चन यही था ना बाबू। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है बाबू, फोकस दूरी अगर मीटर में हो तो पावर का सूत्र होता है पावर पी बराबर 1/f, और फोकस दूरी f खुद है 1 मीटर, 1/1 मतलब 1 डाईऑप्टर। राइट ऑप्शन सी। अब देखिए भाई 62 नंबर तो हो ही गया है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सही है बाबू? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या सही है बाबू? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में याद करो दो उत्तल लेंस होते हैं, एक कम फोकस दूरी का, एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है बाबू, और एक अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। जानते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बाबू दो उत्तल लेंस होते हैं, एक कम फोकस दूरी का ये वाला उत्तल लेंस होता है जो वस्तु की ओर रखा जाता है, ये वस्तु की ओर रखा जाता है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये छोटा कीड़ा मकोड़ा है, ये वस्तु है, छोटे छोटे कीड़ों को या छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए इसका यूज होता है, मालूम है ना जी। तो देखो जी, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये होता है आँख से हम इधर आँख रख करके देखते हैं तो ये होता है बाबू आई पीस, नेत्रिका कहते हैं। कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सा चीज़ सही है बाबू? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस वाला लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो कम फोकस दूरी, इसकी ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी कम होती है, एफ ऑब्जेक्टिव, और जो आई पीस होता है उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन एफ आई पीस, तो ऑब्जेक्टिव की कम होगी, आई पीस की ज़्यादा होगी। राइट ऑप्शन बी। कह रहा है बाबू 64 नंबर क्वेश्चन, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान बाबू, पतले प्रिज्म के लिए, कोई प्रिज्म है, पतला प्रिज्म है, उसके द्वारा कितना विचलन पैदा होगा, कितना वो किरणों को मूल दिशा से विचलित करेगा। तो पतले प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा बराबर होता है μ-1 × ए, ये याद होगा आपको। पतले प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा बराबर μ-1 × ए। राइट ऑप्शन सी। चलो भाई ये भी हो गया। अब देखो भाई 65 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है बाबू? प्रकाश का जब भी अपवर्तन होता है, प्रकाश जब एक से दूसरे माध्यम में जाता है, अपवर्तन मतलब क्या? प्रकाश बाबू जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कौन सा चीज़ नहीं बदलता है? फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी बाबू, जितना प्रति सेकंड इधर कंपन था उतना ही प्रति सेकंड इधर कंपन होगा। हमको पता भी है बाबू, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेज इन रिफ्रैक्शन, यानी बाबू प्रकाश के अपवर्तन में, अपवर्तन की घटना में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है बाबू? अपवर्तन की घटना में तीव्रता यानी चमक बदल जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाएगा तो चमक बदल जाएगा, एक से दूसरे माध्यम में जाएगा वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, बट आवृत्ति नहीं बदलेगा। तो कौन सी राशि नहीं बदलती है? आवृत्ति। यही होगा हमारा राइट ऑप्शन डी। बाबू 66 नंबर देखो, यदि हवा में प्रकाश का वेग भी एयर है, हवा में वेग है भी एयर, हवा में ज़्यादा होता है, और पानी में बाबू भी वाटर है प्रकाश का वेग, तो हवा में ज़्यादा होता है और पानी में ऑटोमेटिक कम होता है, हम जानते ही हैं। यदि हवा में प्रकाश का वेग भी एयर हो, जो ज़्यादा होता है, और पानी में कम होता है भी वाटर, तो कौन सा सही है? तो क्लियर है बाबू, हवा में और वाटर में सही बराबर थोड़े होता है, गलत है। वाटर में ज़्यादा होता है और वाटर में ज़्यादा होता है और एयर में कम होता है, गलत है। वाटर में तो कम होता है ना जी। और बाबू एयर में ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा। हवा में प्रकाश का वेग भी एयर ज़्यादा होता है और वाटर में कम होता है। राइट ऑप्शन बी। ठीक है भाई। बाबू जल के लिए क्रांतिक कोण क्या है? समझोगे? जल यानी पानी के लिए क्रांतिक कोण क्या है? तो जान लो 49 डिग्री होता है, ठीक है, लगभग में 49 डिग्री।
तो पानी के लिए क्रांतिक कोण क्या होता है? बाबू तुम पढ़े हो क्रांतिक कोण के लिए यही रिलेशन होता है ना, म्यू बराबर 1/sin IC। म्यू बराबर 1/sin IC, तो साइन आई सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई सी बराबर हो जाएगा बाबू 1/म्यू। वन तो वन, और म्यू म्यू है अपवर्तनांक, और पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3, 3/4। तो बाबू साइन आई सी बराबर हो गया 3/4, और 3/4 बाबू साइन में लगभग लगभग 49 डिग्री का मान होता है। तो साइन आई सी बराबर साइन 49, तो क्रांतिक कोण पानी का 49 डिग्री। 49 कहीं नहीं दिया, 48.75 डिग्री। ठीक है, तो बाबू पानी के लिए क्रांतिक कोण 49 डिग्री या 48.75 डिग्री होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है? बाबू याद रखिएगा, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए यानी श्रृंग श्रृंग पर पड़े या गर्त गर्त पर पड़े, रचनात्मक व्यतिकरण श्रृंग श्रृंग पर गर्त गर्त पर, तो उसके लिए बाबू कलांतर जो होता है, कलांतर पाई का इवन मल्टीपुल होता है। कलांतर पाई का, कलांतर फाई का मान पाई का इवन मल्टीपुल होता है, यानी फाई बराबर 2n पाई। राइट ऑप्शन ए। याद रखेंगे बाबू, रचनात्मक व्यतिकरण मतलब श्रृंग श्रृंग पर पड़े या गर्त गर्त पर पड़े, तो उसके लिए कलांतर फाई जो होता है वो पाई का इवन मल्टीपुल होता है, यानी 2n पाई। फाई बराबर 2n पाई। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज श्रृंग श्रृंग पर पड़े गर्त गर्त पड़े। ओके, चलो भाई 59 नहीं 69 नंबर। 69 नंबर बाबू क्वेश्चन कहता है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? बाबू रैले के प्रकीर्णन का नियम पढ़े हो? रैले के प्रकीर्णन के नियम में प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई जो होती है वो आई तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत क्रमानुपाती होती है। रैले के प्रकीर्णन के नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत क्रमानुपाती होती है। डैट मीन्स आई व्युत क्रमानुपाती लैम्डा टू द पावर 4। राइट ऑप्शन इज डी। बाबू 70 नंबर, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है? बाबू कांच का ये एक पट्टी है, कांच का ये समानांतर सतह का, दोनों सतह समानांतर है, समानांतर सतह की कांच की बाबू पट्टी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी आप बताओ ना। कांच के पट्टी पर अगर कोई समानांतर किरण पुंज आए तो बाबू ये लंबवत उसी तरह निकल जाएगा, ये भी उसी तरह निकल जाएगा। कहाँ पे जाके मिलेगा? ये कहाँ जा कर के मिलेगा? एट इन्फिनिटी पर जा कर के क्या होगा? मिलेगा टू इन्फिनिटी। तो उसकी फोकस दूरी इन्फिनिटी ही होगी ना, तो अनंत हो जाएगी। तो यहाँ तक तो भाई हमने 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, बता दिया। ठीक है, और भाई अगर आप चाहते हैं, ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, सच्चाई तो यही है। अगर आप चाहते हैं कि एकदम टू द पॉइंट हम जाने, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, बाबू ये क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्रैश कोर्स का हमारा ज्वाइन, क्रैश कोर्स का कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, तो हमारे मोबाइल नंबर 99 55 29 04 04 पर कॉल करिए और तुरंत बाबू हमारे क्रैश कोर्स को खरीदिए। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 साल का बाबू क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, ये सारा चीज़ खूब अच्छे से वीडियो के माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से नहीं, वीडियो के माध्यम से बाबू समझाया गया है। ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग। ओके।